हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने लेबर पॉलिसी कवर किया था। अब यहाँ नेक्स्ट टॉपिक है इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस। फ्रेंड्स, ये टॉपिक करंट अफेयर्स का है, जहाँ आपको करंट सिनेरियो में इंडस्ट्री सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है वो बताना है। ये करंट अफेयर्स हम ऑलरेडी प्रोवाइड करते हैं। आप यहाँ अफेयर्समैन आरबीआई के यूट्यूब चैनल पर ज्वाइन बटन पर जाके आरबीआई मंथली एंड आंसर राइटिंग का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ आपको हर महीने डिटेल करंट अफेयर्स का पीडीएफ मिल जाएगा। क्लियर है? अब नेक्स्ट टॉपिक हमें कवर करना है रीजनल इम्बैलेंस इन इंडियाज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि इंडस्ट्रीज डालने के लिए बिजनेसमैन डेवलप एरियाज को ही चूज करते हैं। पूरे रूरल एरियाज में इंडस्ट्रीज ना आने से वहाँ डेवलपमेंट अच्छा नहीं होता। अब हमें कैसे पता लगेगा कि किसी एरिया में इंडस्ट्री डेवलप हो रहे हैं या नहीं? उससे कुछ इंडिकेटर्स है फ्रेंड्स। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर कैपिटा इनकम, अगर ये नंबर नेशनल एवरेज से कम है तो उस एरिया में उतना डेवलपमेंट नहीं है। नेक्स्ट है परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन, जितना अर्बन पॉपुलेशन ज़्यादा होता है उतना उस एरिया में डेवलपमेंट ज़्यादा होता है। उसके बाद किसी एरिया में बिलो पॉवर्टी लाइन लोग कितने हैं, देन उस एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर कितना डेवलप हुआ है, या फिर किसी एरिया में कितनी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। अगर ज़्यादा पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है तो हम बोल सकते हैं कि वहाँ डेवलपमेंट कम है। ओके, सो लेट्स सी व्हाट इट सेज। रीजनल imbalance refers to difference in economic development and uneven economic achievement in different geographical regions. It is reflected by the indicators like per capita income, the proportion of population living below poverty line, the percentage of urban population, the percentage of population engaged in agriculture vis-a-vis engaged in industries and infrastructure development of different states. नेक्स्ट हम देखते हैं कि रीजनल डेवलपमेंट पे बैलेंस रखने की क्यों ज़रूरत है। इस पे आपको कोई डाउट नहीं होगा कि अगर सब लोगों के एरिया डेवलप नहीं रहेंगे तो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो लोग पीछे रह जाएंगे, वो एरियाज बैकवर्ड रह गए तो वहाँ वायलेंस होता है, जिससे गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का बहुत बड़ा नुकसान होता है। लोग भी बैकवर्ड एरियाज से डेवलप एरियाज में जॉब ढूंढने के लिए माइग्रेट होते हैं। अगर ऐसा होता गया तो हम हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कभी अचीव नहीं कर पाएंगे। साथ ही फ्रेंड्स, हमें हर एरिया की स्पेशलिटी यूज़ करके डेवलपमेंट लाने की ज़रूरत है। जैसे कि साउथ इंडिया में राइस बहुत होता है, इसलिए वहाँ राइस के रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ को स्कोप है। उसी तरह व्हीट प्रोड्यूस की इंडस्ट्रीज नॉर्थ में होनी चाहिए। अगर हमें डैम्स वगैरह बनाना है फिर नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया या हिली स्टेट्स में उसका स्कोप ज़्यादा है। क्लियर है? सो लेट्स सी व्हाट इट सेज। Within democratic polity, growth and prosperity must exhibit regional balance. This is a democratic government striving to achieve such a balance is axiomatic. India is subdivided into 29 states, differing in terms of their productive potential and the type of industry they can support. The realization of their potential holds the key to increase the competitiveness of the nation as a whole. Regional disparity in development causes challenges like violent conflicts, unplanned and haphazard migration, example insurgency in northeast and left-wing extremism in large parts of central and eastern states of India. The sustainability of the growth rate and the goal of the country to achieve its development target will be difficult to meet unless India develops as an integrated whole of regional competency. और फ्रेंड्स, हम एक एक करके देखेंगे कि रीजनल डिस्पैरिटी के रीजंस क्या थे। सबसे पहला है हिस्टोरिकल फैक्टर्स। आप सबको तो पता है कि जब ब्रिटिश इंडिया में रूल करने आए थे उस वक्त उनका इंटेंशन बहुत सिंपल था, दैट इज स्टेट से प्रॉफिट कमाना। इसलिए उन्होंने इंडिया के पास डेवलप किए, जैसे कि मुंबई, कोलकाता या चेन्नई, जिसे हम पहले मद्रास बोलते थे। आज भी आप देखोगे कि ये एरिया ज़्यादा डेवलप्ड है। इसलिए बाकी एरियाज़ में डेवलपमेंट लाने के लिए हमें एक अच्छी इंडस्ट्रियल पॉलिसी निकालनी होगी और नए रिफॉर्म्स लाने होंगे। So the British government and the industrialists developed only those regions of the country which possess the rich potential for prosperous manufacturing and trading activities. Thus, the port cities like Bombay and strategically important areas like Calcutta and Madras received initial development. In the absence of proper land reform measures and proper industrial policy, the country could not attain the economic growth to a satisfactory level. Next reason है geographical factors. आपको तो पता है कि नॉर्थ ईस्ट और हिली स्टेट्स में एरिया प्लेन नहीं होता, वहाँ इंडस्ट्रीज़ इस्टेब्लिश नहीं कर सकते, और अगर इंडस्ट्रीज़ इस्टेब्लिश की तो वहाँ रिसोर्सेज लेकर जाने के लिए समय बहुत लग जाता है।
आप इमेज में देख सकते हो, आपको यहाँ सीधा सीधा रोड नहीं मिलेगा। ऐसे zigzag रोड्स में गाड़ी चलाना बहुत हार्ड हो जाता है, इसलिए ये एरियाज बैकवर्ड रह जाते हैं। So the difficult terrain surrounded by the flood prone areas, hilly terrain, rivers and dense forest leads to increase in the cost of administration, cost of developmental projects, besides making mobilization of resources particularly difficult. Himalayan states like Himachal Pradesh, Northern Kashmir, Uttarakhand, northeastern states remain mostly backward due to its inaccessibility and other inherent difficulties. नेक्स्ट रीजन है अर्ली मोर एडवांटेजेस। सोचो कि एक एरिया डेवलप्ड है और यह दूसरा एरिया बैकवर्ड है, और बैंक को अपनी नई ब्रांच किसी जगह खोलनी है, तो बैंक ऑब्वियसली डेवलप्ड एरिया में ब्रांच खोलेगा क्योंकि वहाँ उसे प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा। समझ रहे हो? जहाँ पहले से डेवलपमेंट है वहाँ और ज़्यादा डेवलपमेंट का स्कोप होता है। So new investment in the private sector has a general tendency to concentrate much on those regions having basic infrastructure facilities. The term lending institutions and commercial banks tend to concentrate investments in the relatively more developed states. Next reason है failure of planning commission. मैंने आपको इंडस्ट्रियल पॉलिसी के वीडियोस में एक्सप्लेन किया था कि गवर्नमेंट बहुत पहले से बैकवर्ड रीजन्स को डेवलपमेंट करने का सोच रही है, लेकिन जो गवर्नमेंट ने प्लान किया उसे वो ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई। सो द लोकल नीड्स, वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच, लैक ऑफ एडिक्वेट रिसोर्सेज, पुअर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स, लैकिंग ऑफ प्लानिंग कैपेसिटी एट स्टेट लेवल रिड्यूस द कैपेसिटी ऑफ प्लानिंग कमीशन हियर टू एंश्योर द बैलेंस डेवलपमेंट। अगला है रेस्ट्रिक्टिव सक्सेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। फ्रेंड्स, लोगों के फूड सिक्योरिटी के लिए और या फार्मर्स की इनकम बढ़ाने के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन एग्रीकल्चर सेक्टर में एक बहुत बड़ी क्रांति थी, लेकिन वो क्रांति हर एरिया में नहीं लाई गई। बस कुछ ही अच्छे इरिगेटेड एरियाज चूज़ किए गए जहां ग्रीन रेवोल्यूशन अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सके, जैसे कि पंजाब, हरियाणा एंड यूपी। इसलिए उस एरियाज़ में डेवलपमेंट अच्छा हुआ और बाकी एरियाज़ में नहीं। So green revolution improved the agriculture sector to a considerable extent through the adoption of new agriculture strategy of high yielding variety seeds, assured irrigation, provision of technical know-how, etc. However, the benefit of the green revolution were restricted to Punjab, Haryana and western Uttar Pradesh, as these belts had advantage of irrigation facilities, were traditionally wheat growing states with adequate policy support from the state governments, which other areas lacked and couldn't reap benefits of green revolution. नेक्स्ट रीज़न है इंटर रीजनल डिस्पैरिटी। और फ्रेंड्स, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई स्टेट डेवलप्ड हो तो वहाँ उसके सारे एरियाज डेवलप होते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है महाराष्ट्र और गुजरात। ये दोनों बहुत अच्छे डेवलप स्टेट्स हैं, लेकिन महाराष्ट्र में विदर्भा और या गुजरात में सौराष्ट्र एरिया उतना डेवलप नहीं है। उसके अलग अलग रीजन्स होते हैं, जैसे कि विदर्भा में पानी की कमी है जिसकी वजह से वहाँ प्रोडक्शन नहीं होता और वो एरिया डेवलप नहीं होता। और या गुजरात के सौराष्ट्र एरिया में लोगों का रहने का तरीका बाकियों से अलग है, इसलिए उन्हें गुजरात स्टेट में नेग्लेक्ट किया जाता है। So an important aspect of regional disparities in India is the significant level of disparities which exist within the different states. For example, Vidarbha in Maharashtra, Saurashtra in Gujarat. In each state, specific regions exist for backwardness of regions within states. Example, the major cause of backwardness of Vidarbha and Marathwada in Maharashtra and northern Karnataka is the scarcity of water. Backwardness of certain regions in Gujarat, Madhya Pradesh, Bihar and Odisha can be associated with the distinct style of living of the inhabitants who are mostly tribals and the neglect of such regions by the ruling elite. अब हम देखेंगे कि गवर्नमेंट रीजनल इम्बैलेंस कम करने के लिए क्या स्टेप्स उठा रही है। सबसे पहला तो रिसोर्स ट्रांसफर्स। यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट अपने रिसोर्सेज बैकवर्ड एरियाज में ट्रांसफ़र करते हैं जिससे वहाँ डेवलपमेंट हो। इसमें पहले तो गवर्नमेंट की प्लानिंग कमीशन होती थी, जहाँ गवर्नमेंट हर 5 ईयर प्लान में बैकवर्ड एरियाज़ को कैसे रिसोर्सेज देके डेवलप करना वो बताती थी। उसके बाद फाइनेंस कमीशन भी बैकवर्ड रीजन्स को पैसे ट्रांसफ़र करती है। 14 फाइनेंस कमीशन में एक इनकम डिस्टेंस का कंसेप्ट था। वह हर स्टेट्स के पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे ग्रांट्स दिए जाते थे। जहाँ पर कैपिटा इनकम कम होता है उन्हें ज़्यादा ग्रांट मिलता था, और जहाँ पर कैपिटा इनकम ज़्यादा होता था वहाँ ग्रांट कम मिलता था। क्लियर है?
So higher resource transfer from the center to the backward states via Planning Commission before 2014, mainly in the form of the plan transfer, and Finance Commission in the form of non-plan transfers. Planning Commission before 2014, mainly in the form of plan transfers, and Finance Commission in the form of non-plan transfers. Since 1969, a special category status was introduced which was in operation till 13th Finance Commission to provide a greater percentage of grants to such states from center. The large weight given to the income decision by 14th Finance Commission is an important step towards plugging the gaps in per capita income between states. नेक्स्ट, हर एरिया के लिए डेवलपमेंट प्रोग्राम्स लाए गए। जहाँ इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं वहाँ इरिगेशन, उसके बाद जहाँ रोड्स नहीं वहाँ रोड कंस्ट्रक्शन, साथ ही जहाँ पावर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं वहाँ इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है। क्लियर है? द प्रोग्राम्स ऑफ एग्रीकल्चर, द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, ड्रॉट प्रोन एरियाज प्रोग्राम, irrigation and power, transport and communications, and social services aimed at providing basic facilities and services to people in all the regions. Next है programs for expansion of village and small industries. ये ऑब्वियस ही बात है कि बैकवर्ड रीजन्स में बड़े बड़े कंपनीज नहीं रहते, इसलिए उन एरियाज के छोटे इंडस्ट्रीज पे फोकस किया गया है। उन्हें डेवलप करने से वो एरिया भी डेवलप हो जाएगा। So the village and small industries are spread all over the country and various forms of assistance provided by the central and state governments are made available in the areas according to the programs undertaken. Industrial estates have been set up in all states and increasingly they are being located in smaller towns and rural areas. Next है diffusion of industrial activity and infrastructure. मतलब ऐसे एरियाज में इंडस्ट्रीज और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना जहाँ नहीं है। एक तो इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट ने बैकवर्ड एरियाज में प्लांट खोलने के लिए टैक्स इंसेंटिव्स या सब्सिडी देनी होगी, या फिर हिली और नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा जिससे वहाँ इंडस्ट्रीज आएंगे और वहाँ का एरिया डेवलप होगा। इसके लिए गवर्नमेंट ने नए प्रोजेक्ट्स और पॉलिसी निकाले हैं। So in the location of public sector projects, the claim of relatively backward areas have been kept in view wherever this could be done without giving up essential technical and economic criteria. Example for North region, East-West Corridor Project, Special Accelerated Road Development Project, and Trans-Arunachal Highway for increasing connectivity. 25 rail projects are underway in Northeast region, of which 11 are national projects. Then subsidies, exemptions, and tax breaks given to industries for investing in backward regions. For instance, Northeast Industrial and Investment Promotion Policy for Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim, and Tripura. Special package scheme for Himachal Pradesh, Uttarakhand, and Jammu and Kashmir. नेक्स्ट, गवर्नमेंट बैकवर्ड एरिया से फोकस करने के लिए कुछ स्पेशल स्कीम निकाल सकता है। एक उसने बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड BRGF निकाला, जहां वो फंड स्पेसिफिकली बैकवर्ड रीजन्स को डेवलप करने यूज़ होगा। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ने ट्राइबल एरियाज़ को डेवलप करने के लिए PM खनिज क्षेत्र कल्याण योजना निकाली है, जो 2015 में लॉन्च की गई थी। ओके, so the backward region grant fund BRGF is a program implemented in 272 identified backward districts in all states of the country to redress the regional imbalances in development. BRGF consists of two funding windows, namely development grant and capacity building. Pradhan Mantri Khanij Kshetra Kalyan Yojana has been launched in September 2015 for welfare of tribals and tribal areas and other affected by mining. और लास्ट है कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ स्टेट्स के बीच डेवलपमेंट के लिए कंपटीशन लगाई जाती है। फॉर एग्जांपल, स्टेट्स का पर कैपिटा इनकम मेजर किया जाता है और यहाँ कौन से स्टेट्स का पर कैपिटा इनकम कम है वो यहाँ डिस्प्ले किया जाता है। सो जिन स्टेट्स का पर कैपिटा इनकम कम है वहाँ के रूलिंग पार्टी पे डेवलपमेंट का प्रेशर आता है और वो बाकी स्टेट्स के साथ कॉम्पीट करता है। अभी के टाइम पे कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म नीति आयोग करता है, जहाँ वो अलग अलग फैक्टर्स के लिए इंडेक्स निकालता है और यह स्टेट्स को कॉम्पीट कराता है। सो कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म मीन्स स्पिरिट ऑफ कॉम्पिटिशन अमंग टू और मोर स्टेट्स इन द मैटर्स ऑफ ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड कॉमर्स. स्टेट्स compete with each other to attract the funds and investment, which facilitates the efficiency in administration and enhances the developmental activities. So friends, इस तरह हमारा रीजनल इम्बैलेंस इन इंडियाज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का टॉपिक कवर हो गया. नेक्स्ट वीडियो में हम अगला टॉपिक कवर करेंगे. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो.